चलो आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारी चीज़ों की रिवाइज भी करेंगे। सभी बच्चों को पता है कि अगर हमें पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना पड़ता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। मान लो HCl कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको एक्वस में डिजॉल्व करते हैं एंड यू गेट H+ आयन एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। अगर HCl की कंसंट्रेशन C है तो H+ की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, C मोल पर लीटर। और इससे pH हम क्या निकाल लेते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग C। ये C की वैल्यू को पुट कर देंगे। बट इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि अगर HCl 10⁻7 मोलर है तो फिर हमें वाटर से H+ आयन जो आते हैं उसे भी कंसीडर करना पड़ता है। सभी बच्चों को पता है इसकी pH कितनी आई थी, 6.7। सही बच्चों को पता है कि जो वाटर है डिसोसिएट इनटू H+ आयन एंड OH माइनस आयन, और एट 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ आयन इंटू OH आयन इक्वल टू KW एंड इक्वल टू 10⁻14 होता है। तीसरा पॉइंट, अगर pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस निकालना होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस मान लो Na है, NaOH, ये डिसोशिएट करता है तो Na+ और OH आयन मिलता है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन C है तो OH आयन की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, C, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। जब OH आयन हमको पता चल जाएगा तो इस फॉर्मूले से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, H+ आयन से। सो वी नो H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻14 डिवाइड बाई OH आयन कंसंट्रेशन। और OH आयन की ये वैल्यू C यहाँ पुट कर देंगे और हमको H+ मिल जाएगा एंड देन वी कैन फाइंड pH। ओके, pH सभी बच्चों को पता है, यहाँ पे P होता है माइनस लॉग और H+ आयन कंसंट्रेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। इसी तरीके से सपोज वी हैव टू फाइंड pH ऑफ अ वीक एसिड। अगर किसी वीक एसिड के pH निकालनी हो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड के लिए, तो इसके लिए H+ की वैल्यू क्या आती है डायरेक्टली, H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू रूट सी के ए। बट ये वैल्यू तभी आती है जब हम अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और इस वीक एसिड मान लो कोई Ha है, ये Ha वीक एसिड है, तो इसके लिए Ka का क्या एक्सप्रेशन आया था बच्चों, C⁴² 1 माइनस अल्फा, है ना। और अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दो तो ये क्या बन जाता है, Ka इक्वल टू C⁴²। ये सभी बच्चों को पता है। इस तरीके से अगर pH ऑफ अ वीक बेस निकालना होता है, pH ऑफ ए वीक बेस, तो वीक बेस में हमने ले लिया मान लो NH4OH। NH4OH कैसे टूटता है आयन से बच्चों, NH4OH ब्रेक्स इनटू NH4+ एंड OH माइनस आयन। और ये C लेते हो आप तो ये C माइनस C अल्फा हो जाता है, C अल्फा। और यहाँ पे किसी कंसंट्रेशन मिल जाती है OH आयन की, ये क्या मिलता है आपको, C अल्फा, ठीक है ना। और बाद में इसकी वैल्यू क्या निकल आती है, CKB। वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लेते हो आप लोग, Kb। क्या लेते हो बच्चों, Kb। और Kb का एक्सप्रेशन भी क्या आता है, C⁴² 1 माइनस अल्फा, है ना। और फिर यहाँ पे भी अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में अगर निगलेक्ट कर दो तो ये Kb इक्वल टू क्या आता है, C⁴²। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, जिससे कि OH आयन की कंसंट्रेशन रूट सी Kb आ जाती है। अब इसमें अगर OH आयन आ जाएगा देन वी कैन फाइंड H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये तो pH ऑफ वीक एसिड इंडिविजुअली हो गई।
पीएच ऑफ वीक बेस इंडिविजुअल हो गया। इस पे क्वेश्चन भी हमने किए हैं। मुझे कुछ और पढ़ाना है बट एक बार मैं रिकैप करा रहा हूँ। नेक्स्ट हमने सीखा था हाउ टू फाइंड पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ weak acid. How to find pH of a mixture of weak acid. ठीक है, तो मान लो दो वीक एसिड HaA1 और HaA2 है। ये दो वीक एसिड हैं, एक साथ कंटेनर प्रेजेंट है और ये दोनों ही इक्विलिब्रियम बनाएंगे। अगर वीक एसिड है तो इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होंगे, या इसको बोल सकते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन डिफरेंट थिंग होते हैं बच्चों। जैसे HCl को अगर आप आयंस में तोड़ो तो H+Cl आयंस मिल जाएगा। ये पहले कोएन कंपाउंड्स है। क्या वाटर से पहले ये आयंस में होता है HCl? नहीं होता ना। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हो तब आयंस बनते हैं। तो जब मॉलिक्यूल में पहले आयंस ना हो, बाद में आयंस फर्निश हो जाएं, न्यू आयंस, तो इस प्रोसेस का नाम होता है आयोनाइजेशन। इन आयोनाइजेशन अ कोएन मॉलिक्यूल फर्निश न्यू आयंस। लेकिन डिसोसिएशन में क्या होता है कि पहले भी आयंस होते हैं। NaCl किस फॉर्म में रहेगा? क्या Na और Cl के बीच में कोएन बॉन्ड है? Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे प्लस ये माइनस, तो पहले भी आयंस है और जब आप इसको एक्वस में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा Na+ और Cl- आयन। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में बिफोर एंड आफ्टर आयंस ही होते हैं और आयनाइजेशन में बिफोर नो आयंस और आफ्टर डिसोसिएशन के बाद आयंस फर्निश होते हैं। इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, बस एक बेसिक बात बता दी मैंने। तो इन दोनों का आयोनाइजेशन होगा। इनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होते हैं? Ka1 और इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा? Ka2। तो अगर दोनों वीक एसिड एक साथ प्रेजेंट है तो इससे H+ रिजल्टेंट की वैल्यू कल मैंने बताई थी। क्या होती है इससे H+ रिजल्टेंट की वैल्यू? H+ आयन कंसंट्रेशन रिजल्टेंट इक्वल टू, अगर इसकी कंसंट्रेशन हम लोग क्या ले लें? C1 और इसकी कंसंट्रेशन क्या ले लें? C2 1 लीटर वाटर में, तो क्या आती है बच्चों? C1 Ka1 प्लस C2 Ka2। याद है? और अगर तीसरा एसिड होता वीक एसिड तो क्या आंसर आता? C3 Ka2 Ka3। ओके, इस तरीके से अगर दो वीक बेस हो एक साथ फॉर मिक्सचर ऑफ वीक बेस, उसके लिए OH आयन मिलेगा ना हम लोगों को। OH आयन कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे उसके लिए? C1 Ka, हाँ C1 Kb1 प्लस C2 Kb2, राइट। क्योंकि वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? Kb। इस तरह कर सकते हैं और इसका हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था, करेक्ट। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? वीक बेस के मिक्सचर से क्या मिलेगा? OH आयन कंसंट्रेशन, और वीक एसिड के मिक्सचर से क्या मिलेगा? H+ आयन कंसंट्रेशन। फाइन, ओके। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट केसेस और लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमने सीखेंगे मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस ले तो क्या होगा? मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। तो मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस में अगर दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, एसिड और बेस, तो हमको क्या मिलेगी पीएच बताइए? न्यूट्रल 7, पीएच 7 मिलेगी। अगर एसिड और बेस इक्वल स्ट्रेंथ के हैं तो वी विल गेट न्यूट्रल पीएच, मीन्स पीएच 7 मिल जाएगी। अब देखो ध्यान से, इसमें केस 1 लेते हैं। अगर CH3COH
और NaOH साथ में है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। और हमने स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसके मिलीमोल्स इसके रिस्पेक्ट में कम ले लिए हैं, ठीक है ना। लेट कि एसिड हमारा A मोल्स है और बेस हमारा B मोल्स है और A इज ग्रेटर देन B है, तो लिमिटिंग रीजन कौन होगा यहाँ पर? NaOH। NaOH विल बी फिनिश्ड और क्या मिलेगा? CH3CONa और प्लस वाटर, करेक्ट। सो ये फिनिश हो जाएगा। अब ये जितने मोल्स फिनिश होगा उतने मोल्स एसिटिक एसिड कम हो जाएंगे, तो एसिटिक एसिड कितना बचेगा? A-B। और देखो NaOH और सॉल्ट में क्या रिलेशन? 1:1 का, मीन्स जितने लिमिटिंग रीजन जितना फिनिश होगा उतना ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये B बन गया। तो नाउ द मिक्सचर है, जो मिक्सचर है इट हैज CH3COH और साथ में एक सॉल्ट है जो कि इसी के कॉन्जुगेट बेस से मिलके बना है, करेक्ट। इस मिक्सचर को क्या बोलते हो आप लोग, बताओ जल्दी से। बफर सॉल्यूशन। हाँ, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन, इसे बोलते हैं बफर सोल्यूशन या बफर मिक्सचर। तो बफर मिक्सचर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जब वीक एसिड हो और दूसरा कंपाउंड उसी वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट हो, या वीक बेस हो और नेक्स्ट कंपाउंड वीक बेस के कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट हो, सॉरी हाँ, और वीक बेस में कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट होगा और वीक एसिड में कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट होगा, ठीक है ना, और वीक बेस में कॉन्जुगेट एसिड का सॉल्ट होगा, ठीक है ना। तो बताओ CH3CO- क्या है? एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है और उसका सॉल्ट क्या बन गया? CH3CONa। तो अगर इस तरह प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं बफर सोल्यूशन। जैसे अगर NH4OH है, इसको हमने क्या बोला है? वीक बेस। इसको कॉन्जुगेट एसिड NH4OH को मैंने क्या बोला था? NH3 मान लो आप। तो NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH4+। इसका सॉल्ट क्या होगा? Cl-। ये कौन सा बफर होता है आपका? बेसिक बफर ना। हाँ, दिस इज द बेसिक बफर। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? एसिडिक बफर। एसिडिक, हाँ, एसिडिक बफर में वीक एसिड होना है और बेसिक बफर में वीक बेस होना है, ठीक है ना। इनकी इक्वेशन कैसे आती है वो भी मैंने बताया था। तो बेसिकली अब हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं बफर सोल्यूशन में, इस पे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद सॉल्वेंटी प्रोडक्ट में कुछ नए नए क्वेश्चन बताता हूँ। तो सभी बच्चों को पता है बफर सोल्यूशन, ठीक है। बफर सोल्यूशन क्या होता है? विच अपोज चेंज इन पीएच। जो किसी सोल्यूशन के मीन्स बफर सोल्यूशन क्या होता है? विच अपोज चेंज इन पीएच। इसका मतलब क्या है कि अगर बफर सोल्यूशन में आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड करो तो उसकी पीएच में कोई खास चेंज नहीं होता है। कैसे चेंज अपोज करता है इस चेंज को, आज ये भी सीखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम और ऐसे भी बोलते हैं कि मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर और कॉल्ड बफर सोल्यूशन, है ना। मिक्सचर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर और कॉल्ड बफर सोल्यूशन। अगर CH3COH है और साथ में CH3CONa है, इसे बोलेंगे एसिडिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन। हाँ, बिकॉज वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है। अगर HCN हो, वीक एसिड है, और साथ में NaCN हो या KCN हो, इसे क्या बोलेंगे? एसिडिक बफर, राइट। और अगर HNO2 है और साथ में क्या है बच्चों? NaNO2 या KNO2, इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग? एसिडिक बफर, करेक्ट ना, क्योंकि ये सभी वीक एसिड हैं। वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हो? H+ को हटा करके, है ना। तो वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है तो वो एसिडिक बफर होगा, ठीक है ना। जैसे H3PO2 है, H3PO3 है या H3PO2 ले लेते हैं। ये मोनोबेसिक एसिड होता है, इसका एक सॉल्ट बनता है दैट इज
H2PO2। ये भी कैसा बफर होगा आपका? एसिडिक बफर, क्योंकि वीक एसिड है। तो एसिडिक बफर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। नो, इसकी इक्वेशन याद है किसी को? अमन, क्या होती है इसकी इक्वेशन एसिडिक बफर की? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of acid. अपॉन एसिड। वेरी गुड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और इसी तरीके से अगर NH4OH है और साथ में NH4Cl है तो दिस इज अ बेसिक बफर। और बेसिक बफर में आपको मिलता है POH, इसकी वैल्यू होती है pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये इक्वेशन मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या क्लास में अमन इन इक्वेशन को ड्राइव किया था हम लोगों ने? Yes, sir. Yes. हाँ, तो अब अगर मैं अब इन इक्वेशन को ड्राइव करता हूँ बच्चों, तो फिर सही से रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे बेसिकली क्वेश्चन ही तो कराने हैं। तो मैं इसलिए डायरेक्टली बस इक्वेशन लिख रहा हूँ। एक बार आपको पूरे सिलेबस पूरे चैप्टर के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, बफर सोल्यूशन क्या होता है? विच अपोज चेंज इन पीएच। तो कैसे जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं तो पीएच चेंज को कैसे अपोज करते हैं? अब पीएच चेंज का क्या मतलब है, थोड़ा इसको हम डिटेल से सीखते हैं एक बार, ठीक है ना। सपोज ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है, ठीक है। एसिडिक बफर सोल्यूशन है मीन्स एसिटिक एसिड एक्वस में प्रेजेंट है और ये डिसोसिएट होगा CH3CO माइनस में और H प्लस आयन में, ठीक है। और सॉल्ट भी साथ में प्रेजेंट है इसी का। सॉल्ट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और ये क्या बनाएगा? CH3CO माइनस और Na प्लस आयन, ठीक है ना। CH3CO माइनस ये तो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये वीक है। वीक 5% से भी कम डिसोसिएट होता है। और देखो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कॉमन आयन। कॉमन आयन की प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा ना। अगर CH3CO माइनस एकदम से एक्सेस में आ गया ये तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। जब एक्सेस में आ जाएगा तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड। तो इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO माइनस एंड CH3CO माइनस कॉमन आयन द डिसोसिएशन ऑफ CH3COH फर्दर डिक्रीजेस, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ टेल मी, अगर इस मिक्सचर में ध्यान समझना, हम ये सीख रहे हैं कि बफर सोल्यूशन जो होता है वो पीएच चेंज को अपोज कैसे करता है। अगर मैं इस मिक्सचर में स्मॉल अमाउंट में HCl हमने ऐड कर दिया, स्मॉल अमाउंट बहुत ही कम, 1 या 2 ड्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा बताइए? ये H प्लस जो आएगा, Common ion effect. H प्लस जो आएगा वो CH3CO माइनस से रिएक्ट करेगा, यस या नो? और CH3CO माइनस रिएक्ट करके क्या बना देगा? वीक एसिड CH3COH। Yes, sir. अब बताओ, CH3CO माइनस तो पहले से एक्सेस में है, अगर थोड़ा सा CH3CO माइनस 1-2 ड्रॉप H प्लस से रिएक्ट करके बना देता वीक एसिड, तो वीक एसिड तो ज़्यादा पीएच में चेंज करेगा नहीं। तो CH3CO माइनस एक्सेस में है, H प्लस आयन जो आया 1-2 ड्रॉप, वो 1-2 ड्रॉप क्या हुआ? इस एक्सेस CH3CO माइनस से रिएक्ट करके और क्या बना दिया? अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। तो क्या पीएच में कोई चेंज आया क्या खास? जो भी H प्लस आयन आया था वो किससे रिएक्ट कर गया? CH3CO माइनस से। और CH3CO माइनस यहाँ पर एक्सेस में है, वो वीक एसिड बना रहा है। तो जब तक H, देखो जो एक्स्ट्रा H प्लस आया वो इससे रिएक्ट कर गया और ये बना दिया। क्या पीएच में कोई खास चेंज होगा अमन, यस या नो? No. हाँ, क्यों? क्योंकि जो HCl से H प्लस आया है स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में, वो वीक एसिड बना दे रहा है CH3COH। तो वीक एसिड तो वैसे भी कम डिसोसिएट होता है, तो हमारा जो है पीएच में कोई खास चेंज नहीं आएगा। इस तरह से बोलते हैं कि बफर सोल्यूशन जो है वो, बफर सोल्यूशन की पीएच जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है अगर स्मॉल अमाउंट में H प्लस या OH आयन ऐड किया जाए, ठीक है। अब अगर मैं HCl को लार्ज अमाउंट में ऐड कर दूं तो पीएच चेंज हो जाएगा ना।
देन पीएच विल चेंज। तो फिर नई पीएच निकालोगे कैसे? हाउ विल फाइंड न्यू पीएच? एक सेकेंड एक सेकेंड, मान लो HCl की मैंने x मोल ऐड कर दिए हैं, लेट x मोल ऑफ HCl इज एडेड। वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का अभी भी? 1 लीटर। 1 लीटर। x मोल HCl आपने ऐड कर दिया तो क्या होगा बताइए जरा? x मोल HCl आने से H प्लस कितना मिला? H प्लस बढ़ जाएगा H प्लस भी x होगा। 1 प्लस x हो जाएगा। एक सेकेंड, H प्लस x होगा और वो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी वो से। और ये बैकवर्डेशन हो जाएगी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर H प्लस की अमाउंट ज़्यादा है तो जो ये CH3CO माइनस आ रहा है इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी? यस या नो? Yes, sir. यस सर। और कितना कम होगा? जितना HCl ऐड करोगे। सही बात है? Yes, sir. अगर H प्लस की अमाउंट x है तो ये इसके x अमाउंट को कम कर देगा। मान लो अभी टोटल जो CH3CO माइनस था वो 1 था, H प्लस आ गया x, तो टोटल CH3CO माइनस कितना बचेगा? 1 माइनस x नहीं बचेगा क्योंकि इधर बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। क्या आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो मिक्सचर में CH3CO माइनस के 10 मोल्स हैं, CH3CO माइनस के 10 मोल्स हैं और H प्लस जो HCl से आया है वो 2 मोल्स है। तो क्या इसके 10 मोल आयन से HCl का 2 मोल H प्लस आयन रिएक्ट नहीं करेगा? और रिएक्ट करेगा तो बताओ CH3CO माइनस कितने बचेंगे फिर? 8 मोल्स। मीन्स अगर HCl की क्वांटिटी आप ज़्यादा डाल रहे हो तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन देखो। अच्छा, CH3CO माइनस मेनली किससे आ रहा है? सॉल्ट से आ रहा है ना। CH3CO माइनस ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, इससे तो CH3CO माइनस बहुत ही कम आ रहा है। तो CH3CO माइनस मेनली कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जब HCl डालेंगे तो सॉल्ट से जो CH3CO माइनस आयंस आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जा रही है और ये कम होकर क्या बनाने लग जाएंगे? एसिटिक एसिड। देखना ध्यान से, बताओ बफर सोल्यूशन की पीएच क्या थी? pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यही थी इक्वेशन? बोलो, ये इक्वेशन है बफर सोल्यूशन की। Yes, sir. नाउ if you added x mole H plus ion then what will happen? सॉल्ट CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या आती है? सॉल्ट की कंसंट्रेशन CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन तो थी, मैंने कहा था कि इससे जो CH3CO माइनस आ रहा है वो तो कम है नहीं। मान लो इससे CH3CO माइनस आया है 0.1 और इससे CH3CO माइनस जो आ रहा है वो 1 है, तो 1.1 और ये तो इसका डिसोसिएशन तो और भी कम हो जाएगा इसके प्रेजेंस में, तो ये 0.1 भी निगलेक्ट है 1 के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या लिखूंगा देखो ध्यान से, जब मुझे pH न्यू निकालनी होगी, pH न्यू आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, तो pKa, क्या Ka में कोई फर्क पड़ेगा? ये तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, प्लस लॉग सॉल्ट में मैं क्या लिखूंगा? सॉल्ट माइनस x डिवाइड बाई एसिड प्लस x। बताओ जरा मुझे, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सॉल्ट कम हो जाएगी। हाँ, और क्या बता रहा हूँ देर से मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर आपने CH3CO माइनस H प्लस डाल दिया, H प्लस आयन डाल दिया आपने, तो बताओ जरा मुझे H प्लस आयन के x मोल डाले हैं तो ये x मोल इससे रिएक्ट कर जाएगा। मान लो ये 1 था कुछ, ये कुछ 1 है, तो बताइए एसीटेट आयन कितना बचेगा? अब जब इसका x मोल रिएक्ट कर जाएगा तो 1 माइनस x बचेगा एसीटेट आयन, और एसिटिक एसिड कितना बनेगा? 1 प्लस x बनेगा ना, x बनेगा ना, ये x इसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो देखो जाके जो भी एसिड पहले था उसमें x ऐड हो गया और सॉल्ट जो भी पहले था उसमें x क्या हो गया? कम हो गया। सॉल्ट का मतलब यहाँ पे CH3CO माइनस है। क्या समझ आया अमन? यस सर। एक दो बच्चे और बोले तब बात आगे बढ़ेगी। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो।
सबका समझ में आया? सर इसमें नीचे एसिड में एक्स ऐड क्यों किया है? एसिड में प्लस एक्स क्यों किया? यस सर। अच्छा, ये मुझे बताओ, HCl डालने से एसिड बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो फिर जितना एसिड पहले रहा होगा उसमें प्लस एक्स कितना बढ़ा? प्लस एक्स ही तो बढ़ा, तो उसमें एक्स जोड़ दिया। और क्या किया मैंने? इतनी छोटी बात क्यों समझ नहीं आ रही है? अरे एसिड पहले कुछ तो रहा होगा, उसमें H प्लस आपने डाला तो CH3CO माइनस ने H प्लस रिएक्ट करके क्या बना दिया? एसिड और बना दिया। तो पहले एसिड ए रहा, ए था, मान लो इसके H प्लस ने रिएक्ट करके X और बना दिया, तो ये ए प्लस एक्स नहीं हो जाएगा एसिड? यस ये pH न्यू है। सर ओस्टवाल्ट डाइल्यूजन लॉ भी बता दो। हाँ बता देंगे अभी। देखो ध्यान से, एक होता है वर्ड बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी ये क्या होता है कि कौन सा बफर सॉल्यूशन बेस्ड है? कैसे चेक करते हैं? देखो ध्यान से, ये होता है मोल्स ऑफ H प्लस आयन और OH आयन एडेड, या मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइड बाय चेंज इन pH, डिवाइड बाय चेंज इन pH। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। शायद यहाँ से बफर सॉल्यूशन के बारे में आपको थोड़ी और समझ में आ जाए, थोड़ी और समझ आ जाए। देखो मान लो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, बफर 1 एंड दिस इज बफर 2। ये बफर मिक्सचर 1 है और ये बफर मिक्सचर 2 है, ठीक है ना? इसकी pH 4 है और ये बफर 2 की pH भी 4 है, ठीक है? अगर pH को 4 से 5 करना है तो इसमें एसिड ऐड करना पड़ेगा या बेस ऐड करना पड़ेगा? एसिड। अरे pH को बढ़ाना है, Base. बेस ऐड करना पड़ेगा, है ना? इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? बेस। तो अगर इसमें इसकी pH 4 से 5 करने के लिए, 4 to 5 करने के लिए, pH 5 करने के लिए मान लो इसमें बेस के 2 मोल ऐड करने पड़ गए, 2 मोल बेस ऐड किया गया, ठीक है? और बफर 2 एक था जिसकी pH भी 4 है, इसमें इसकी pH 4 to 5 करने के लिए बेस के 5 मोल ऐड करने पड़े, 5 मोल बेस। तो बताओ फिर कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट बफर था? Second. इस बफर की pH को 4 से 5 करने के लिए आपको बेस ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा है और इस बफर की pH 4 to 5 करने के लिए 2 मोल बफर ऐड करना, 2 मोल बेस ऐड करना पड़ रहा है। कौन सा बफर बेस्ट था? रिकॉर्डिंग कर दो सर इस क्लास की। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। Sir, second. सेकेंड इज द राइट आंसर। क्योंकि इसका बफर सॉल्यूशन ज़्यादा स्टेबल था ना। इसके बफर सॉल्यूशन को pH को 1 यूनिट चेंज करने के लिए, चेंज इन pH नीचे लिखा हुआ है ना, चेंज इन pH का मतलब चेंज इन pH बाई 1 यूनिट है। 4 से 5 या 4 से 3, है ना? तो या 2 से 3, 2 से 3 या 3 से 2। तो अगर ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है किसी बफर की pH 1 यूनिट से चेंज करने के लिए, तो इसका मतलब कि वो बफर बेस बफर था, स्टेबल बफर था, उसका जल्दी pH चेंज नहीं हो रहा है, ये तो मतलब वो उसका। यस सर। हाँ, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और यही मतलब होता है बफर कैपेसिटी का। मोल्स ऑफ H प्लस आयन और OH आयन एडेड डिवाइड बाई चेंज इन pH। कितने मोल्स और H प्लस आयन या OH आयन के ऐड करने पड़ रहे हैं टू चेंज pH
बाई 1 यूनिट इज कॉल्ड इट्स बफर कैपेसिटी। तो मैं अगर आपसे बफर 1 और बफर 2 की बात पूछूं तो फिर से पूछ रहा हूँ, बताओ किसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा थी। बफर कैपेसिटी का मतलब यहाँ समझ में आ जाएगा आपको, बताइए विच सोल्यूशन इज बेस्ट बफर कैपेसिटी, बफर 1 या बफर 2? सेकेंड वन। इसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसका पीएच जल्दी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। वैसे तो एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। 0.1 मोलर CH3CONA के साथ है 0.1 मोलर CH3COH। समझना बच्चों ध्यान से, एक ये बफर सोल्यूशन है और दूसरा है 0.2 मोलर CH3COH और दूसरा है 0.2 मोलर CH3CONA। पहले मुझे बताओ क्या ये दोनों बफर सोल्यूशन है कि नहीं है? बोथ आर बफर सोल्यूशन, क्योंकि दोनों में वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है। वीक एसिड है और कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट है। अब आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि पूछ रहा है कि दोनों में बेस्ट बफर कौन सा है। तो बफर कैपेसिटी की इक्वेशन भी हम ड्राइव कर सकते थे, लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा कि अगर दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो उसकी बफर कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो इसमें जो बेस्ट बफर है या जिसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है वो सेकेंड वाला है। मीन्स इसकी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें बेस या एसिड के ज़्यादा मोल डालने पड़ेंगे टू चेंज इन पीएच और इसमें कम मोल डालने पड़ेंगे। ये तो मतलब होता है बफर कैपेसिटी का। यस सर। हाँ, अब इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ बच्चों, फिर नहीं तो पूरा टाइम इसमें चला जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो मतलब उसकी बफर कैपेसिटी इंक्रीज होती है। और बफर कैपेसिटी में क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोलेंगे कि फाइंड द बफर कैपेसिटी इफ द पीएच चेंज बाय 2 यूनिट। तो पीएच चेंज को यहाँ 2 रख देंगे और H+ आयन की मोल्स दे देंगे ऊपर रख देंगे या OH आयन की मोल्स दे देंगे और बफर कैपेसिटी पूछ लेगा तो भी कर सकते हो। दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं बफर कैपेसिटी के। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म बफर सोल्यूशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस में बफर बन सकता है। देखो एक मैं पूछता हूं आपसे, आइडेंटिफाई बफर सोल्यूशन। आइडेंटिफाई बफर सोल्यूशन। HNO3 CH3CONA, क्या ये बफर बना सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। CH3COH CH3CONA, थर्ड है H3BO3 Na2B4O7, फोर्थ है NaCl CH3COH। फर्स्ट एंड सेकंड विल फॉर्म बफर। एक सेकेंड, NaH2PO4 अभी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ है। NaH2PO4 और Na2HPO4। बताना इसमें बफर सोल्यूशन कौन फॉर्म कर सकते हैं, किसी कंडीशन पे फॉर्म कर सकते हैं क्या, आपको ये बताना है। सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड तो साफ साफ दिख रहा है, सेकेंड तो बफर है, सेकेंड तो बफर है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो डायरेक्ट आ गया। थर्ड भी बफर होता है ये वाला, क्योंकि आपको पता नहीं आर्थोबोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, इसलिए आपको लग रहा है। रीजन ये है कि अगर इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्ट को, ये थोड़ा सा पी ब्लॉक में बच्चों, लेकिन मैंने क्वेश्चन दे दिया है, इसको अगर आप एक्वस में डिजॉल्व करो ना बच्चों तो ये H3BO3 बनाता है, क्योंकि जब भी बोरॉन होगा तो उसका एक ही एसिड है बोरिक एसिड, और ये इसका सॉल्ट ये इस तरह होता है। तो ये दोनों बफर बनाते हैं,
इसलिए मैंने जानबूझ के दे दिया, आल्दो इसको मैं पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा। तो ये बफर है थर्ड वाला 100%। अब सर इनमें तो H3BO3 और H3BO3 इसका दोनों में सॉल्ट इस तरह बनता नहीं ना, इसका सॉल्ट ये भी होता है, इसका सॉल्ट ये भी होता है, NaBO2 दोनों इसके सॉल्ट होते हैं। ये एक्चुअली क्या है, कंबाइंड है 2 यूनिट का, इस वजह से आपको मैं बोल रहा हूँ ना इसको पी ब्लॉक में बताऊंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन अभी आ गया तो फिर मैं चाहता हूँ गलत ना हो, इस वजह से इसका सॉल्ट ये और ये दोनों दिखाए जाते हैं, इस वजह से। तो मैं थर्ड को हटा देता हूँ, लेकिन अगर थर्ड अगर हो, क्योंकि मुझे बाद में एक्सप्लेन करना है, तो ये बफर सोल्यूशन होता है। चलो, क्या फर्स्ट बफर नहीं हो सकता? हो सकता है। नो सर। देखो, नो सर। चलो चेक करते हैं फर्स्ट बफर होगा कि नहीं होगा। HNO3 प्लस CH3CONA, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगर इसकी क्वांटिटी इससे ज़्यादा हो, किसकी? HNO3 की, सॉरी लेस हो, लेट की इसके A मोल्स हैं, इसके B मोल्स हैं और B की वैल्यू A से ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन फिनिश होगा रिएक्शन में? A फिनिश हो जाएगा। बताओ, A फिनिश होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये H प्लस देगा इसको, तो क्या बनेगा? CH3COH। और साथ में क्या बनेगा? NaNO3। ये तो सॉल्ट है। बताओ सोल्यूशन में क्या है? वीक एसिड है, और ये भी तो बच गया, नहीं बच गया? B माइनस A बच नहीं गया क्या? यस सर। क्या बन गया? बफर। यही चीज तो इंपॉर्टेंट थी कि अगर ऐसा हो तो ये मैंने ये पूछा था, मैंने ये नहीं कहा था दोनों की इक्वल मोल्स हैं। इक्वल कंसंट्रेशन अलग बात है, इक्वल मोल्स अलग बात है। अगर मैं इन दोनों की इक्वल मोल्स बोल देता ना, तो आप ये कहते कि बफर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों फिनिश हो जाते, फिर तो इसका A था, इसका भी A होता, दोनों फिनिश हो जाते और केवल एसिटिक एसिड बन जाता। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसके मोल्स इससे ज़्यादा हैं, तो ये कुछ बच जाएगा और कुछ एसिड बन जाएगा। तो एसिड वीक एसिड है और ये सॉल्ट है इसके कॉन्जुगेट बेस का, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बफर सोल्यूशन। तो फर्स्ट में क्या बन सकता था? बफर सोल्यूशन। तो यहाँ से कुछ सीखने को मिला आपको। फोर्थ ऑप्शन में क्या ये बफर बना सकते हैं? ये कभी नहीं बना सकते बफर। बताओ क्या बन सकता है इसमें? CH3COOCl और NaOH। NaOH and CH3COCl। ये रिएक्शन ही नहीं होगी, सॉल्ट है ना, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है। लास्ट वाला बफर है। यस सर। हाँ, इसमें H प्लस का डिफरेंस है, इसे हम न्यूट्रल बफर कहते हैं। ये बफर है। एक देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं अभी। pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉरी एसिड। अगर मैं एसिडिक बफर लिख रहा हूं तो यहाँ पे एसिड आएगा। अब मुझे बताना, अगर सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन 1/10 हो तो pH की इक्वेशन क्या आएगी? बताओ। pKa प्लस 1 आ जाएगी? प्लस 1 आएगी, -1 आएगी? +1 नहीं, -1। वेरी गुड। और अगर सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन 10 हो तब क्या आएगा? pH इक्वल टू pKa +1। +1, ठीक है ना। अगर pH को 1 यूनिट से चेंज करना है, मान लो अगर pH को 4 to 5 या 5 to 6 करना है, तो सॉल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन क्या हो? 1/10 हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन 1/10 है या 10 है, तो pH 1 यूनिट से चेंज हो जाएगा। अमन, टेल मी फास्ट। यस सर। हाँ, अगर सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन 1/10 और 10 के बीच में हो, तो क्या pH 1 यूनिट से चेंज होगा? नहीं होगा। देखो, pH में चेंज ऐसे आ जाए 2.3 से 2.4 तो चलेगा, इतना तो चेंज चलेगा। लेकिन अगर pH 4 से 5 हो गया तो काफ़ी चेंज हो गया। सोचो दिमाग से, अगर एक सॉल्ट की pH 7 है, अगर वो 7 से 8 हो जाए तो एकदम से क्या बन जाएगा? वो
बेसिक सोल्यूशन नहीं बन जाएगा। अगर pH 7 से pH 8 हो जाए तो बेसिक हो जाए ना। तो 1 यूनिट से चेंज को रोकने के लिए हमें क्या कंसंट्रेशन लेनी चाहिए सॉल्ट अपॉन एसिड की, बताइए जरा। 1 यूनिट से चेंज pH होने के लिए सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन क्या लेनी चाहिए? तो देखो ध्यान से, क्या सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, बहुत ध्यान समझना, 1/10 से कम, ज़्यादा और 10 से कम लेना चाहिए। तो pH 1 यूनिट से चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड? Yes, यस sir. सर। कितना इंपॉर्टेंट, देखो ये सब कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल गया है यहाँ से। अगर 1/10 लोगे तो pH 1 यूनिट से कम हो जाएगा, 1/10 ले लोगे तो pH 1 यूनिट से ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है बच्चों, Ka और Kb ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये तो कांस्टेंट बने रहेंगे ना। ओनली चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ रही हैं सारी। चलो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने और सिलेक्ट किए हैं, सो मैं वो भी बताता हूँ आपको। देखो ध्यान से, पहले जल्दी से एक बात मुझे बताओ कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की इक्वेशंस क्या होती हैं फॉर AB टाइप सॉल्ट, फॉर AB2, फॉर AB3 एंड फॉर A2B3 एंड फॉर AXBY। ठीक है, AB सॉल्ट के लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? KSP से, याद है? यस सर, केएसपी प्रोसेस से। हाँ, तो अगर AB टाइप सॉल्ट है तो उसके लिए सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या आता है? KSP = S²। और अगर AB2 टाइप है तो KSP क्या आता था? 4SQ। और अगर KSP टाइप है तो आ जाएगा 27S⁴। ये चेक कर लेना, पता नहीं सही है ना ये? 3 Yes, sir. हाँ सही है। अगर इसके लिए क्या आता था? KSP = 108S⁵ और इसके लिए क्या था? KSP = X⁴x, Y⁴y और S⁴x+y। याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सारा हमने ड्राइव किया ना क्लास में। यस सर। हाँ ठीक है, अब देखो कोई बता सकता है मुझे कि अगर जो आयंस के प्रोडक्ट, मान लो A+ आयन और B- आयन, अगर प्रोडक्ट ऑफ आयंस KSP से ज़्यादा होता है तो क्या होता था? इफ द प्रोडक्ट ऑफ आयंस बैकवर्ड शिफ्ट, और इसे क्या बोलते थे? कौन सी कंडीशन? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ये होता है PPT फॉर्मेशन। इस पे एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, आप ये समझ लीजिए। PPT फॉर्मेशन क्यों? क्योंकि AB सॉल्ट हमारा PPT है, ये बनाता है A+ एक्वस एंड B- एक्वस। ठीक है, और जब आयनों का प्रोडक्ट ज़्यादा है KSP से, मीन्स हमें इसको KSP के बैलेंस करना है। आयनों के प्रोडक्ट को किसी टाइम पर आप QSP से डिनोट कर सकते हो, रिएक्शन कोएफिशिएंट से। जब मैं बोलता हूँ रिएक्शन कोएफिशिएंट इससे ज़्यादा है तो मतलब कि आयनों का प्रोडक्ट ज़्यादा है KSP से, तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये इसके बराबर हो, यानी कि सैचुरेट कंडीशन पे। व्हाट इज सैचुरेट कंडीशन? व्हेन नो मोर ABs कैन बी डिसॉल्व। तो अगर आयनों का प्रोडक्ट ज़्यादा है तो इसको इसके बराबर करने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, और बैकवर्ड में है कौन? PPT। तो ये होती है PPT फॉर्मेशन। फिर से रिपीट करता हूँ, PPT फॉर्मेशन तब होता है जब आयंस का प्रोडक्ट सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाए किसी टाइम पर, या QSP KSP से ज़्यादा हो जाए। एक ही बात है, QSP जब KSP से ज़्यादा हो जाता है, QSP क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी टाइम पर आयनों का प्रोडक्ट, तब रिएक्शन बैकवर्ड होती है। आपको याद है ना, जब Q K से ज़्यादा था तो रिएक्शन बैकवर्ड थी, तो बैकवर्ड में क्या है? PPT फॉर्म हो जाएगा।
अब इस पर एक क्वेश्चन कंफर्म है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इस पे। सपोज लेट KSP ऑफ CaF2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻10। ये CaF2 मान लिया कि PPT सॉल्ट है, ऐसे कंसीडर कर लिया, और इसका जो सॉल्वेंटी प्रोडक्ट है वो 2 इंटू 10⁻10 है। तो आपको बताना है इन विच केस PPT विल फॉर्म, किस केस में PPT फॉर्म होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस आयन 10⁻³ है, और कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस 10⁻⁴ है। बी ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस जो है वो 10⁻⁻2 है, और कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस 10⁻³ है। ठीक है, सी ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस आयन 10⁻⁴ एंड कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस 10⁻⁵, एंड डी ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस आयन 10⁻² एंड कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस 10⁻²। नाउ टेल मी किस कंडीशन पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। सभी में PPT फॉर्म हो रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले बताओ CaF2 का आयनों का प्रोडक्ट क्या लिखोगे। किसी टाइम पर, किसी टाइम t पर इसके आयनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, QSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस आयन। QSP जो होता है जब इक्विलिब्रियम ना हो उस समय QSP लिख सकते हो आप, इनटू F माइनस का स्क्वायर। टेल मी, ऐसे लिखेंगे इसका आयनों का प्रोडक्ट। यस सर। ये कैसे टूटेगा, CaF2 चेंज इनटू Ca2 प्लस एंड 2F माइनस। ये तो सॉलिड है, ये इक्वस में आ गए, ये भी इक्वस में है, तो क्या Ca2 प्लस इंटू F माइनस स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब चेक करो, किसी बच्चे ने कहा सभी में कैसे हो सकता है। सभी में आयनों का प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है। सर ए में बनेगा प्रेसिपिटेट। सर डी। जिस बच्चे ने डी बताया है उसका आंसर करेक्ट है। प्रेसिपिटेट बनने के लिए आयनों का प्रोडक्ट सॉल्वेंटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होना चाहिए। बताइए इसमें आयनों का प्रोडक्ट कितना आएगा फर्स्ट में, 10⁻³ और 10⁻⁴ का स्क्वायर। यहाँ पे 10⁻⁴ पुट करोगे ना तो 10⁻⁸ और 10⁻3, यहाँ पे आके 10⁻11। अभी तक आप लोगों को ये करना नहीं आ रहा है। बी पार्ट में कितना आएगा आयनों का प्रोडक्ट, 10⁻3 का स्क्वायर -6 और यहाँ पर 10⁻², तो आ जाएगा 10⁻8 आ जाएगा। 10⁻14 सी में। पहले बताओ बी का आंसर मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। यस सर। 10⁻11 ज्यादा होता है 10⁻10। 10, इसलिए इसमें आयनों का प्रोडक्ट सॉल्वेंटी प्रोडक्ट से कम है। बी ऑप्शन बताओ, 10⁻10 ज्यादा, 8 ज्यादा होता है 10⁻10 ज्यादा होता है, -8। तो यहाँ पर भी आयनों का प्रोडक्ट सॉल्वेंटी प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो इसमें क्या बनेगा फिर PPT। तो बी ऑप्शन में भी बनेगा PPT। सी में आ जाओ, सी में क्या आंसर आएगा, 10⁻⁵ के यहाँ पे स्क्वायर और 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, 10⁻14 आ जाएगा।
Yes, sir. क्या इसमें पीपीटी बनेगा? नहीं बनेगा। डी ऑप्शन में आइए, 10⁻² रखो, 10⁻⁴ और 10⁻6 आएगा। ये नहीं आएगा 10⁻6? टेल मी। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या बनेगा? पीपीटी। तो आंसर दो है, बी और डी। एक क्वेश्चन इसमें 100% आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इक्वल volumes of the following solution are mixed, the precipitation of AgCl will occur KSP गिवन है, KSP ऑफ AgCl इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻10। ऑप्शन आपके पास हैं, 10⁻4 मोलर Ag प्लस है, इसको मिक्स किया गया है 10⁻4 मोलर Cl माइनस में। ऑप्शन बी है 10⁻5 मोलर Ag प्लस को मिक्स किया गया है 10⁻5 मोलर Cl माइनस में। ऑप्शन सी 10⁻5 मोलर Ag प्लस मिक्सड विथ 10⁻6 मोलर Cl माइनस। एंड डी ऑप्शन है 10⁻10 मोलर Ag प्लस मिक्सड विथ 10⁻10 मोलर Cl माइनस आएगा। किस केस में पीपीटी फॉर्म होगा? ए। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज देखो क्या दिया है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड। मीन्स ये पहले अलग बीकर में था और ये अलग बीकर में था, दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर दिए गए हैं। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तभी तो दोनों रिएक्ट करेंगे और AgCl बनाएंगे। किस केस में प्रेसिपिटेट बनेगा? इसके पहले जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने आपको एक ही कंटेनर के अंदर दोनों की वैल्यू दे रखी थी, तो वहाँ पे मैंने कोई वॉल्यूम की बात नहीं की थी। यहाँ पर दोनों की इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए जा रहे हैं। तो पहले ये बताओ मुझे, इसके 10.4 मोल्स हैं और इसके 10.4 मोल्स हैं, दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए गए, तो दोनों के मोल्स क्या होंगे पहले बताइए जरा। इक्वल वॉल्यूम मान लेते हैं V लीटर है, तो इसके मोल्स कितने होंगे? अगर 10⁻4 मोल्स 10⁻4 इंटू V मोल्स होंगे ना, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मोल्स। तो अगर इसका V लीटर है, इसका V लीटर है, बताओ पहले जिस बीकर में ये है उसमें Ag प्लस के मोल्स कितने होंगे? 10⁻4 इंटू V होंगे, बताओ। और इसमें मोल्स कितने होंगे Cl माइनस के? 10⁻4 इंटू V, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम V लीटर है जिस कंटेनर में है। ठीक है, अब क्या किया आपने? दोनों को मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2V। टोटल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। जब टोटल वॉल्यूम 2V हो जाएगा
तो मिक्स करने के बाद इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, हाफ। जब वॉल्यूम 2V हो जाए तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी ना। तो बताओ मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या होगी बताइए जरा। 10⁻⁴, इसके मोल्स तो उतने ही है ना, 10⁻⁴ V/2V। समझे मैंने क्या किया, ये पहले अलग था, ये अलग था, दोनों को मिक्स कर दिया। इसके मोल्स कितने थे पहले, 10⁻⁴ × V, इसके मोल्स कितने थे, 10⁻⁴ × V। अब नई कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसके मोल्स तो उतने ही है इसमें मिक्स करने के बाद, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2V। तो कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, 10⁻⁴/V। When you mix two equal solution having equal volumes, their concentration become half. क्या अमन मेरी बात को समझ रहे हो आप? यस हाँ, तो बताओ Ag प्लस की कंसंट्रेशन मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगी, 10⁻⁴/2, और Cl- क्या हो जाएगी, 10⁻⁴/2। तो डिवाइड बाई 2 लेकर चलना है, बस यही मैं बताना चाह रहा था आपको। सभी की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी आफ्टर मिक्सिंग। नाउ टेल मी किस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो देखो पहले में कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, पहले में क्या आएगा, QSP, बताओ जल्दी से। दिस इंटू दिस यानी Ag प्लस 10⁻⁴/2 इंटू 10⁻⁴/2। समझ आया क्या। AgCl के आयनों का प्रोडक्ट क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयन। इसके आयनों का प्रोडक्ट हो ना, QSP मान लो इसको, ये इसके आयनों का प्रोडक्ट होगा। कितना आ जाएगा ये, 10⁻⁴ बताइए PPT बनेगा नहीं बनेगा पहले वाले में। यस सर। Yes, sir. हाँ, PPT विल फॉर्म। तो A पार्ट करेक्ट बनेगा। है। चलो B पार्ट में आते हैं। B पार्ट में क्या होगा, B पार्ट में, 10⁻⁻10 B पार्ट में कितना आएगा, 10⁻⁵/2 इंटू 10⁻⁵/2। क्या इसमें PPT फॉर्म होगा, में मैक्सिमम होगा सर। क्या इसमें फाइनल मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 10⁻10 हो गया और डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻10। ये तो आया। बहुत कम होगा सर इसमें। नहीं कम क्या होगा, आयनों का प्रोडक्ट सॉल्वेंटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है कि कम है, पहले ये मुझे बताओ। कम है। 0.25 है और यहाँ पे 1.8 है, तो आयनों का प्रोडक्ट कम हुआ ना यहाँ पर। तो बी में कैसे होगा, बी में नहीं होगा ना प्रेसिपिटेट फॉर्म। सी में तो होना ही नहीं है क्योंकि 10⁻6 में है, और इसमें भी नहीं होना है। तो आंसर क्या हुआ, ए पार्ट। ये तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ही कम डिफरेंस था ए और बी में। तो समझ में आया कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। सर आ गया सर। अगर इनको Yes, sir. कंटेनर में करेंगे तो डायरेक्ट होना, क्या, अगर इनको सेम कंटेनर में करेंगे। हाँ, तब जब ये लैंग्वेज नहीं लिखेगा ना, इक्वल वॉल्यूम ना बोले और केवल कंसंट्रेशन दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह। हाँ बिल्कुल ऐसे करना है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम दे करके ना दोनों की इंटरेस्टिंग बना दिया। तो कुछ में कह रहा है कि इसको अलग था पहले, ये अलग था, फिर बाद में मिक्स किया गया है। तो फिर तो थोड़ा सा जब मिक्स करोगे तो वॉल्यूम तो टोटल बढ़ जाएगी ना, तो वो सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो जब टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो फिर कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी ना। अब मान लो 2 ग्लास में शरबत है अलग अलग, हैं, एक में कम मीठा है एक में ज़्यादा मीठा है, दोनों को मिक्स करोगे तो नई कंसंट्रेशन आ जाएगी ना, नई स्वीटनेस आ जाएगी ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो जब 2 सोल्यूशन को मिक्स करते हो तो उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आता है, बिकॉज वॉल्यूम में चेंज आता है, इस वजह से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे थे। चलो अभी और भी क्वेश्चन बताने हैं मेरे को। देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। NaW, NaX, NaY और NaZ, ये 4 सॉल्ट हैं।